हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का एमसीक्यू देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आपका एमसीक्यू भी आने वाला है और आपका सब्जेक्टिव भी आने वाला है। तो किस चैप्टर से एमसीक्यू आएगा, किस चैप्टर से सब्जेक्टिव आने वाला है, ये तो डिसाइडेड नहीं है। तो हर एक चैप्टर से आपको एमसीक्यू पढ़ना है, हर एक चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो हम लोग उसी को लेकर के चले हैं और पहला चैप्टर का ये एमसीक्यू है। इसी प्रकार आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का आपको सवाल कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप देखिए, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, आपका चार्ज जो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ अफेक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है, या दोनों से रिलेटेड है, या इनमें से कोई नहीं। तो चार्ज जो है, चार्ज दोनों चीज़ से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए अगला क्या है, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है? तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एसोसिएटेड विद मास, कंजर्व्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो ट्रांसफर तो होती है, जैसे हम लोग का किसी न्यूट्रल आयन से ट्रांसफर हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपका चार्ज है। तो क्या बन जाता है, एक आपका जैसे Na+ बन गया और एक आपका Cl- बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफरेबल तो है। और चार्ज का मास अपना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो मास होता है तो वो क्या होगा, मास के साथ भी रिलेटेड है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आप चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व रखते हैं, यानी उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, यहाँ से ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो तीनों इसमें रिलेटेड है। तो तीनों यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाने वाला है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, क्या सिर्फ उसमें पॉजिटिव चार्ज है? देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, किसी भी बॉडी में प्रोटॉन, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों रहता है, यानी आपका प्रोटॉन पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव भी है। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, प्रोटॉन तो नहीं निकाल पाते हम लोग, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा आपका क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ही यहाँ पर सही हो जाने वाला है। अगला सवाल में चलेंगे, चौथा नंबर में। देयर इज on rubbing, when body gets positively charged and other negatively charged, the electrons transfer from positively charged body to negatively charged body are valence electron only। यानी कि जब हम लोग दो बॉडी को रब कर रहे हैं, जैसे ये बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी है और इस बॉडी के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ये बॉडी के साथ रब कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कि आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल का ट्रांसफर होने वाला है। बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इनर सेल का भी ट्रांसफर होने वाला है। तो देखिए, हमेशा जो ट्रांसफर होता है ना, क्या होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी चौथा का क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको लगता है कि जरूर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, जब बॉडी कोई नेगेटिव चार्ज हो जाती है तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ, कि नेगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ अगर एक चीज़ होता कि आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, तो वो किस में चला जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा तब। और डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है कि आपका न्यूट्रॉन तो हम लोग निकाल नहीं सकते। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ये तो पॉजिटिव में जाएगी। और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में होगा।
और ये कंडीशन कहीं भी लागू नहीं होगा। ठीक है, अब है आपका जब बॉडी, किसी बॉडी को हम लोग इंडक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं, इंडक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं तो बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कोई चार्ज लूज नहीं करता है, या लूज सारा चार्ज लूज कर देता है, या कुछ पार्ट का अपना लूज करता है। तो देखिए डज नॉट लूज एनी चार्ज। देखिए कैसे, ये कोई बॉडी है मान लीजिए, और इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इंडक्शन कैसे होता है, इसके पास सारा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारा होगा। जब ये आपका इंड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को। तो चार्ज को वो लूज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अब वो सिर्फ क्या हो रहा है, उसके साइड पर आकर जमा हो जा रहा है। तो बॉडी क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव जमा हो गया और एक तरफ क्या जमा हो गया, नेगेटिव। तो डू नॉट क्या होगा, डज नॉट लूज एनी चार्ज। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसको बोलते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधी फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका डिजिट में होना चाहिए, 1 में 2 3 4 ऐसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये क्वांटाइजेशन आपको फॉलो करने को मिलेगा। तो यहाँ पे चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका कंजर्वेशन में चला जाता है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, पार्टिकल तो पार्टिकल का कह नहीं सकते, चार्ज खुद एक क्या है, पार्टिकल। देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन द पार्टिकल, मिनिमम परमिसिबल चार्ज नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, अब ये क्या बोलें कि नंबर्स में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ कूलम इज नॉट पॉसिबल, यानी फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हम क्या बोले, Q इज इक्वल टू एन ई, समझ जाइए। एन सिर्फ 1 2 3, यानी कोई भी आपका क्या हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर इसमें हम लोग ले सकते हैं। तो आपका नंबर डी आपका सही हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा, वही यहाँ पे बोला है। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो है एप्लीकेशन, उसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये हर्ज है, तो इसमें हर्ज का कोई काम ही नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं। तो यहाँ पे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, उसी ने आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जब कोई फोर्स लगता है तो उसको कौन लॉ बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। अगला सवाल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है एप्सिलॉन नॉट, और एक वैल्यू होता है कांस्टेंट जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ पे आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का पूछा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको यूनिट को भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर, कूलम्स लॉ किसके लिए ट्रू है, एटॉमिक डिस्टेंस के लिए, न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए, चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल, या ऑल द डिस्टेंस के लिए, यानी किसी प्रकार का डिस्टेंस भी हो सकता है। तो जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े हैं तो दो चार्ज के बीच का दूरी पढ़े, कोई ऐसा पर्टिकल तो नहीं पढ़े कि हम लोग को इतना दूरी फिक्स होना चाहिए, इतना दूरी होना चाहिए, इतना से इतना रेंज होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ दूरी होना चाहिए, कितना भी दूरी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंसेस, किसी प्रकार का डिस्टेंस आपको होगा तो आपको वो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं कूलम्स लॉ का। चलिए आगे देखते हैं। When a glass rod is rubbed with silk, it gains electron from silk, it gives electrons to silk, gains proton from silk, और gives protons to the silk। देखिए आपका जो ये सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है। कहाँ का सवाल है, आपका एनसीईआरटी का सवाल है। यहाँ से आपको हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, तो क्या कहानी होने वाली है इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन
दे देता है किसको, सिल्क को, और ग्लास रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे टू चार्जेस Q1 एंड Q2, two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance t and the force between them is F. If a medium of dielectric constant is 4 is introduced around them, the force now will be, तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखिए कि जब भी फोर्स, अगर मान लीजिए आपका फोर्स F है, ठीक है, तो जब भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो मीडियम के, दो चार्ज के बीच में कुछ हम अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, F बाई के हो जाएगा। के मतलब कि जितना उसका कांस्टेंट है, यानी F/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बस क्या रखना है याद आपको कि F/k टाइम्स वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी F/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 14 नंबर देखिए, टू सिमिलर चार्जेस, टू सिमिलर स्फीयर्स, ठीक है, हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे करते जाइए। दो चार्ज है, रख दिए, एफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू ऑफ टू, यानी दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या है कि एफ है। ठीक है, इफ एट द मिडिल ऑफ टू स्फीयर्स, मिडिल पार्ट, अनदर सिमिलर स्फीयर प्लस क्यू इज चार्ज, यानी कि प्लस क्यू हम लोग क्या किए, रख दिए। अब इसमें पूछ रहा है कि देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इस पर जो है कैसा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सबसे पहले डायरेक्शन समझिए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा तो इधर भागेगा, और ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर ही भागेगा, यानी डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ। और जब ये दोनों के बीच का फोर्स हम लोग निकालेंगे तो एक बार तो r/2 ये भी लगाएगा आपको, ठीक है, और 1/r/2 डिस्टेंस इसमें भी लगेगा। तो जब अलग अलग निकालेंगे तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 8F माइनस क्यू चार्ज की तरफ, हम अभी आपको बताया माइनस क्यू की तरफ होगा, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू, ये बीच वाला है, ये प्लस क्यू, ये क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन एक ही बन रहा है, तो क्या हो गया आपका 8F माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, 15 नंबर देखिए, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। अब देखिए सीधा बात है कि हम लोग मान लीजिए ये हमारा क्या निकल गया, KQ²/R², ये क्या फोर्स है। इधर चार्जेस आर हाफ, चार्ज को हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि दो बार है, हाफ हो गया। रेडियस को यानी डिस्टेंस को बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दिए तो ये भी 4 हो गया, क्योंकि 2r² 2r का होल स्क्वायर क्या होगा 4r² हो जाएगा ना, तो 1/16 हो गया। देखिए तो F/16 आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आप बेसिक फार्मूला पढ़ें बस आपको वही सी को ध्यान में रखते चलना है, वहीं से आपका सॉल्यूशन बनते जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव। घबराने की जरूरत नहीं है, सभी प्रकार का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आगे हम लोग लाने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि स्फेरिकल सेल बोला है, यानी इसके अंदर में कोई भी मटेरियल नहीं है, तो चार्ज क्या होगा, सारा चार्ज जो होता है ना यहाँ पे डिसाइड कर जाता है, यानी कि सारा आपका बॉडी के अगल बगल जमा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज है ही नहीं, तो क्या फील्ड उस पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बस आपको बेसिक चीज समझते चलना है। अगला चलेंगे 17 नंबर में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग चार्ज q पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस ईच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आप ध्यान रखिए, इनफिनाइट सिलेंडर के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, E इज इक्वल टू होता है Q/2πε0 और r। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको 1/, ये सारा चीज़ क्या है, किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मीडियम के लिए कांस्टेंट हो गया, ये आपका चार्ज किसी के अंदर है तो वो कांस्टेंट हो गया।
तो क्या मिल रहा है हमको, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी 1/r यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे चलेंगे SI यूनिट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो इसके पहले आए थे हम लोग कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होगा, वहाँ भी हम आपको क्या बता चुके हैं, यूनिट बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए फोर्स है 1/ε0 लेंगे, 4π का तो क्या है, कुछ भी कांस्टेंट है तो इसका कोई भी क्या होगा, आपका यूनिट नहीं होगा। तो 1/ε0 और Q²/r²। ठीक, हमको ε0 का चाहिए, ε0 को इधर रख दें, तो Q² आपका फोर्स इंटू r²। Q² यानी कूलम स्क्वायर, फोर्स का पर न्यूटन, और r² का मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए गलती मेरी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका, कि आपका दो ऑप्शन दोनों सेम ऑप्शन आपका आ गया है, तो दोनों आपका यहाँ पे सही होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एच। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू F/Q। ये क्या है, यानी F इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, QE। तो ये दोनों कंडीशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन है। ठीक है, नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। देखिए सबसे पहला तो फील्ड स्ट्रेंथ तो बताएगा ही कि कितना क्लोज डायग्राम्स है, यानी कितना क्लोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। अब इधर से निकल रहा है, इधर जा रहा है, तो ये +Q हो जाएगा, इधर -Q हो जाएगा। डायरेक्शन आपका नेचर ऑफ चार्ज भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, ऑल ऑफ दीज। अगला SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए सबसे पहले तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है Q/ε0, सीधा बात है। तो कूलम, और इसका हम लोग अभी क्या पढ़े, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़े। तो कूलम स्क्वायर कट गया, तो आपको एक कूलम मिल जाएगा, यानी आपका क्या मिलेगा, पर कूलम। अब बाकी सारा चीज़ जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ऊपर हो जाएगा, और ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पर न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए न्यूटन तो नहीं होता, न्यूटन फोर्स का होता है, कूलम आपका चार्ज का हो गया, फेराड आपका क्या हो गया, कैपेसिटेंस का होता है, तो क्या बच गया आपका डी बाई। तो डी बाई आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है। अगला है सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसियन लॉ। तो सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सिंपल सा सवाल है, और ये क्वेश्चन आता भी है क्योंकि आपको नॉलेज में रहना चाहिए। इसको हमको सिंपल सवाल है कि हम लोग गॉस लॉ जिस पे लगाते हैं, जिस सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आपका अंतिम दो सवाल आपका बच जा रहा है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्जेस, यानी यहाँ बेसिक सा फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा, और बाकी आपका 1/4πε0 इसको लगा देंगे। बस यही चीज़ आपको लगा देना है। आपका यहाँ पे 10⁻⁷, यहाँ 2 × 10⁻⁷, फॉर्मूला यही है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 × 10⁻⁻3। बस ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ न्यूटन है ना कि डाइन है। न्यूटन है तो हमेशा आपको सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर करके बनाएंगे। न्यूटन है तो मीटर में चेंज करेंगे। अगर वहाँ पे डाइन रहता, न्यूटन की जगह अगर डाइन दिया हो रहता, तो सेंटीमीटर में ही हम लोग बना देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाँ आपको मीटर सेंटीमीटर दिखेगा और न्यूटन रहेगा, फोर्स में अगर न्यूटन है तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला डायमेंशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल का डायमेंशन।
सबसे पहले डायपोल निकालते हैं जो है, क्या लिखते हैं हम लोग डायपोल के लिए, आपका हम लोग लिखते हैं Q इंटू 2L लिखते हैं। अब Q इज इक्वल टू आई टी होता है, आई यानी एम्पियर, टाइम का T और लेंथ का क्या होगा L, तो LTA। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जो हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आई थिंक सारा आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसी चैप्टर का हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव सवाल का भी वीडियो लाएं, और नहीं तो अगला वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और नहीं तो आपका कैपेसिटर जो चैप्टर है उससे आपका न्यूमेरिकल और आपका ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहें और भी बच्चों को जोड़ें, ताकि आपको सभी बच्चों को बढ़िया से बढ़िया मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ सके।